ओके तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा यार। लंबी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो तुमसे जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, जिससे कि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा मोटिवेशन मिले। बस इतना ही कह रहा हूँ, बस लाइक और कमेंट कर दो ढेर सारा, बाकी अब तुम वीडियो एंजॉय कर सकते हो। पिछले एपिसोड में हमने जहाँ तक देखा था, वॉल्टर पिगरेट पे रसल बहुत ज़्यादा जोरदार हमला करता है, लेकिन रसल के इस हमले से वॉल्टर पिगरेट और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और फिर वो बहुत गुस्से में कहता है, भले ही मुझे मिट जाना पड़े लेकिन इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। और अब इस चैप्टर में आ गए देन हम यहाँ पर देखते हैं वॉल्टर पिगरेट एक खतरनाक अटैक रसल पर करता है, जिससे रसल डॉच हो जाता है, जिसे देखते हुए वॉल्टर पिगरेट गुस्से में कहता है, तू बार बार ऐसे बच क्यों रहा है? अच्छा तो ठीक है, इससे बच के दिखा। ये कहने के बाद वॉल्टर पिगरेट एक बहुत बड़ा लाइटनिंग वेव का सर्कल क्रिएट कर देता है और रसल इस अटैक को देखते हुए कह रहा होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ बचना ही काम नहीं आएगा, मुझे इसे यहाँ पर ही रोकना होगा। जिसके बाद रसल अपना ड्रैकोनाइजेशन ऑन करते हुए एक्सेल हेस्ट के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। यहाँ वो अपनी सारी अल्टीमेट लिमिट्स को भी क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता है। वॉल्टर पिगरेट के इस अटैक को कई बार डॉज करता है और फिर वो जादुई मंत्र यूज करता है जो उसके पूर्वज 8वें चक्र के ट्रांसेंडेंस में बनाया गया था। इसी के साथ रसल एक अलग ही फॉर्म पर आ जाता है, उसके सर पे 2 हॉर्न्स भी निकल जाते हैं। रसल के इस खतरनाक फॉर्म पे आते देख उधर से वॉल्टर पिगरेट कहता है, क्या वो मेरे मैजिक को कॉपी कर रहा है, वो भी इतने कम समय में? मुझे यकीन नहीं होता इतना ज्यादा टैलेंट इस दुनिया में अब भी बरकरार है। अगर मैं अपना और समय बर्बाद करूंगा तो ये मेरे सारे स्पेल्स कॉपी कर लेगा। मुझे इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होगा। और फिर यहाँ पर वॉल्टर पिगरेट एक बेहद ही ज्यादा खतरनाक यंत्र क्रिएट कर लेता है अपने मैजिक से, और इस पावरफुल अटैक और इस यंत्र का नाम होता है वॉल्टर पिगरेट ओरिजिनलिटी, थंडर ऑफ द मिल्की वे। और यहाँ इस अटैक को देखते हुए बाकी सारे लड़ते हुए नाइट्स भी शॉक हो जाते हैं, आखिर ये क्या चीज है। वहीं इस तरफ एपेक्स और जो उनसे लड़ रहा था वो ये देखते हुए कहता है, ये बेहद खौफनाक है, वो बूढ़ा अपनी जिंदगी की सारी ताकत इस अटैक में करने वाला है। और असल ये देखते हुए कहता है, ये शायद अब तक से सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। क्या उसने इस अटैक पे अपनी जिंदगी भर की ताकत लगा दी है? अगर मैं उसके इस वार से भी बचने की कोशिश करूं तो हमारे पूरे सिपाही मारे जाएंगे जो मेरे पीछे हैं, इसीलिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है सिवाय इस अटैक को यहीं रोकने के लिए। वहीं रसल इस अटैक को रोकने के लिए अपने मन के अंदर झांकते हुए हर एक पॉसिबिलिटीज देख रहा था कि जिससे इस चीज को रोका जा सके। और वहीं उस तरफ वॉल्टर पिगरेट, अभी इसी वक्त तुम मारे जाओगे, ये कहते हुए वो ये अपना अटैक सीधा रसल के ऊपर छोड़ देता है। और वॉल्टर पिगरेट का ये अटैक किसी ड्रैगन की तरह लग रहा था जो कि पूरा ब्लू लाइटनिंग से भरा था। और यहाँ इस तरफ रसल, मैंने ढूंढ लिया है एक वो तरीका जो कि मैंने अब तक से सीखा है, सिर्फ और सिर्फ एक क्लू। पेपर, मुझे इस वक्त तुम्हारी ताकतों की जरूरत है। और जैसे ही रसल ये कहता है, वॉल्टर पिगरेट का उधर से ये अटैक आकर सीधा रसल पर बहुत जोरों से ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर वॉल्टर पिगरेट काफी खुश होता है, वो कहता है कि जीत अब मेरी है। वहीं जैसे ही हम ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है कि रसल ने एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर ली थी, जिससे वॉल्टर पिगरेट के इस अटैक से रसल को कुछ नहीं होता और वॉल्टर पिगरेट भी इस बात को देखकर शॉक हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं रसल के पीछे उसका पेपर बहुत बड़े ड्रैगन के रूप में होता है, और ये होता है द मैजिक ऑफ अ न्यू एलिमेंटल स्पिरिट। और फिर रसल पेपर को कहता है कि सारी चीजें निकल जाओ, यानी कि वॉल्टर पिगरेट ने जो अटैक करा था पेपर उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। और ये देखते हुए वॉल्टर पिगरेट पूरे तरीके से हैरान था, वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, उसने मेरे मैजिक को अब्सॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर रसल वॉल्टर पिगरेट के उसी मैजिक को अब्सॉर्ब करने के बाद सीधा रीडायरेक्ट कर देता है वॉल्टर पिगरेट पर ही अपने उस पेपर के मदद से। और ये घातक अटैक बहुत जोरों से वॉल्टर पिगरेट को लगता है। वहीं इसके बाद वॉल्टर पिगरेट कहते हैं, अब मैं शायद नहीं बचूंगा। और यहाँ रसल एक और चीज क्रिएट कर चुका होता है, स्पेयर ऑफ डेथ गेबर्ग। ये देखते हुए वॉल्टर पिगरेट और ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं रसल अपना यह हथियार लेते हुए सीधा वॉल्टर पिगरेट की छाती में घुसा देता है। इसी के साथ एक बेहद जोरदार धमाका। और फिर जैसे ही सीन क्लियर होता है हम यहाँ पर देखते हैं वॉल्टर पिगरेट अपनी मौत की कगार में था। वहीं रसल उसके सामने खड़ा होकर उससे कहता है, मेरा तुमसे एक सवाल है, आखिर तुमने उन कल्टिस्ट लोगों से हाथ क्यों मिलाया? आखिर तुमने उनके जादू का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों लिया? जिसमें वॉल्टर उसे जवाब देते हुए ये बताता है कि अच्छा तो तुम इस बारे में जानते हो, दरअसल वो कोई एक साधारण मैजिक नहीं है, वो अत्यंत पार बेहद ज्यादा शक्तिशाली मैजिक है। उसके बदले अपना जिंदगी कुर्बान करना पड़ता है वो मैजिक हासिल करने के लिए। और मैंने आखिर ऐसा क्यों किया? एक ऐसा समय था जब मेरे अंदर भी तुम्हारी तरह ही टैलेंट थे और मैं भी बहुत आगे बढ़ चुका था, लेकिन मैं एक सीमा पर आके रुक गया और उसके आगे नहीं बढ़ पाया।
और तभी मेरी मुलाकात उससे हुई। उसकी ओर देखकर लग रहा था एक बेहद गहरी खाई है, मानो उसकी शक्ति ऐसे जैसे मेरे सामने एक खड़ी चट्टान को भी बीच से चीर कर रखते हैं। और जब तुम एक बेहद गहरे ख्वाब में डूबे होते हो तो तुम्हारे सामने की सभी चीजें एक बेहद गहरी खाई जैसी बन जाती है। रसल उसकी बात सुनकर कहता है, एक बेहद गहरी खाई जैसी? तो क्या ये अपनी बातों में उस फिफ्थ प्रिंस का भी जिक्र कर रहा है? और फिर रसल वहां से चले जाता है। लेकिन यहाँ पर वॉल्टर पिगेट अपनी बातें कहता रह जाता है। वो अंधकार पूरे तरीके से एम्पायर को अपने घेरे में लेता जा रहा है। जितना तुम सोचते हो ये उससे भी ज्यादा गहरा है। प्लीज मेरी हर एक कही बातों का ध्यान रखना और उस अंधकार में तुम कहीं मत डूब जाना। और ऐसा कहने के बाद वॉल्टर पिगेट यहीं पर खत्म हो जाता है। साथ ही में सनस्क्रीन शो होती है जिसमें बताया जाता है रसल का ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ रसल सर एपेक्स के पास आता है जिसमें सर एपेक्स उसे कहते हैं कि तो तुम्हारी लड़ाई आखिर कैसे रही, जिसमें रसल उसे ये कहते हुए बताता है कि फिलहाल के लिए मैं अभी जीत चुका हूँ। देन सर एपेक्स उसे ये बताते हैं, मेरे हाथों से तो वो भाग गया। हमारी लड़ाई के दौरान मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो किसी तरह से भाग गया। फिर वहीं सर एपेक्स और रसल ये ध्यान देते हैं कि उनकी तरफ बहुत सारे अनडेड की आर्मी आ रही होती है उन पर हमला करने के लिए। जिसे देखते हुए सर एपेक्स कहते हैं कि चलो ठीक है, तैयार हो जाओ इन्हें खत्म करने के लिए। लेकिन रसल उनसे कहता है, इन्हें मैं अकेले ही संभाल लूंगा, आप जाकर उन्हें देखिए जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। जरूर यहाँ पर आसपास में नेक्रोमैंसर यानी कि कोई जादूगर है जो इन्हें सबको कंट्रोल कर रहा है। उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढूंढ कर खत्म कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद सर एपेक्स वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर रसल अपने एक ही वार में इन सभी अनडेड को खत्म कर देता है। और रसल के इस अटैक का नाम था मैग्मा सुनामी। तुम सभी की आत्मा को शांति मिले, ये कहते हुए रसल सभी को एक बार में खत्म कर देता है। वहीं फिर सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर देखते हैं चैम्बर ऑफ द एम्पायर ऑफ द ब्रिटानिया एम्पायर। और यहाँ पर वो फिफ्थ प्रिंस अपने पिता के सामने खड़े उन्हें देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं होता एक समय पर जो इतने हेल्दी हुआ करते थे उनकी मौत इस तरह से कैसे हो रही है। और ये होते हैं ग्रैंड एम्पर फॉर्मर एम्पर ऑफ द एम्पायर। जिसके बाद ये फिफ्थ प्रिंस अपने उन लोगों से कहता है कि तो आप सब लोग अब तक यहाँ पर कर क्या रहे थे? जिसमें वो लोग जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें अब तक सटीक चीज के बारे में पता नहीं लगा क्योंकि इनकी बॉडी में कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ उनके अंदर की आत्मा उन्हें धीरे धीरे भस्म करते जा रही है। वहीं फिर ये फिफ्थ प्रिंस जिसका नाम एडगर कॉनराड होता है बेहद ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है, अरे मुझे मेरे पिता को इस हालत में देखना पड़ रहा है, सच में बहुत बुरा है। उन्हें ऐसा देखकर मेरा दिल सा टूट गया। फिर पीछे से फिफ्थ प्रिंस के वो आदमी बताते हैं कि ब्लैक टावर मास्टर यहाँ पर आ चुके हैं। जिसमें फिफ्थ प्रिंस यानी कि एडगर कॉनराड कहता है ठीक है उसे अंदर आने दो। और यहाँ पर वो कल्टिस्ट ब्लैक टावर मास्टर की एंट्री होती है और उनके आसपास से निकलती हुई ब्लैक मैजिक एनर्जी जो कि एक तरह से उनका ऑरा था, वो बाकी यहाँ पर किसी को भी सांस लेने में बेहद प्रॉब्लम डाल रहे थे। यहाँ वो लोग ढंग से सांस नहीं ले पा रहे थे। जिसके बाद फिफ्थ प्रिंस, मुझे ब्लैक टावर मास्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है तो आप सभी बाहर चले जाएं, ऐसा सभी को कह देते हैं। वहीं एडगर कॉनराड इसको कहता है, मुझे तुम्हारा इंतजार था चेरॉन। नहीं, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाऊं, थैनाटोस। यहाँ ये कल्टिस्ट जो कि हमें शुरू से दिखता आ रहा है जिसका नाम चेरॉन बताया जा रहा था, उसका असली नाम हमें अब पता चलता है जो कि होता है थैनाटोस। जिसके बाद वो एडगर से कहता है, आपका सर्वेंट आपके सामने हाजिर है माय लॉर्ड, और जैसा कि आपने हमें ऑर्डर दिया था वो चीज बना लेने का, वो पूरी तरह से बन चुकी है। जिसमें एडगर कॉनराड कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर दिखाओ। वहीं एडगर कॉनराड देखते हुए कहता है, तुमसे मुलाकात वापस हुई, अच्छा लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं रॉड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि मर चुके थे, उसे इन्होंने शापी शक्तियों से अनडेड में शामिल कर दिया। फिर उसके बाद हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं केल रॉयल पैलेस में, जहाँ पर सर एपेक्स रसल से बात कर रहे होते हैं। वो उससे कहते हैं कि तो तुम सेरेमनी के खत्म होते ही चले जाओगे? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं चले जाऊंगा, लेकिन मैं अभी भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा जाना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है। फिर सर एपेक्स रसल का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हमने कैलियन माउंटेन्स पे टेरिटरी वापस हासिल कर ली है और खोए हुए 17 माइंस को भी वापस रिकवर कर लिया है, तुम्हारा शुक्रिया। तो अब मैं यहाँ से अकेले संभाल सकता हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो मुझे बस नाजी अलायंस की फिक्र हो रही है। जब से सर निकोलो डिस्पैच्ड हुए हैं हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई सुपर ह्यूमन नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके, उन्हें हरा सके। और अभी सिविल वॉर में एम्पायर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेज रॉड्रिक आर्मस्ट्रॉन्ग भी मारे जा चुके हैं।
ये बात सुनकर रसल कहता है कि अरे वाह, फिर तो जीत हमारी ही तरफ है। जिसमें सर पेक्स कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मेरी चीज, मेरी नजर तो कहीं और ही है। युद्ध का मूल उद्देश्य आज भी दुश्मनों को लूटना ही है, चाहे फिर आप किसी भी रूप में पेश करें। फिर भी वे साम्राज्यवादी किसी को भी बंदी नहीं बनाते और भूमि को इस कदर नष्ट कर देते हैं कि उस पे दोबारा घास भी नहीं उग पाती। हमने भले ही खदानों पर पुण्य प्राप्त कर लिया हो, लेकिन लाभ को लिहाज से ये फायदेमंद नहीं है। और सच्चाई यह है कि युद्ध में बहुत अधिक धन खर्च होता है। जिसमें रसल सोचते हुए कहता है कि हाँ, इनकी बातें बिल्कुल सच है। पुण्य प्राप्त की गई अधिकांश भूमि वीरान है और प्लेग के लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। आखिर उस साम्राज्य के सम्राट की साजिश क्या है? वहीं फिर उधर से मार्कस किम्बरली आते हैं, जो कि रसल से कहते हैं आपसे इतने लंबे समय बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा ड्यूक रसल रेमंड। रसल उन्हें ऐसा देख काफी सरप्राइज होता है और फिर वो कहते हैं कुछ समय पहले एम्पायर के उस वॉर में तुमने मुझे और मेरे प्रिंसेस को बचाया था और अब तुम दोबारा से हमारे राज्य की मदद कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह से करूं। जिसमें रसल कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तो वही कर रहा हूं जो चीज सही है। फिर किम्बरली बताते हैं कि चलो चलते हैं, हिज मैजेस्टी हम सभी का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया यहाँ के राज्य के हिज मैजेस्टी उन्हें कहते हैं तुम लोगों का यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। मैंने आज आप सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है, विदेशी युद्ध में सहायता प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। जिसमें सर पेक्स कहते हैं केल भी हमारा एक पड़ोसी देश है, तो ये हमारा फर्ज बनता था कि हम उसकी रक्षा करें। जो सही था हमने वही किया। फिर वो हिज मैजेस्टी कहते हैं मैं आपके सभी वर्ड से बेहद प्रभावित हूँ और इसीलिए आपको वो तोहफे दिए जा रहे हैं जिसके आप लायक हैं। और ये तोहफा है सर पेक्स के लिए। हमारे माइंड से आपको मिलता है मैजिक स्टोन्स, जो कि अब तक के फाइनेस्ट माइंड्स में से हैं। और ये देखते हुए सर पेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हिज मैजेस्टी। और रसल सर पेक्स को देखते हुए ये सोचता है कि ये तोहफा बेहद बेहतर है, इससे सिर्फ और सिर्फ हथियार ही नहीं आर्मर्स भी बनाया जा सकते हैं। फिर यहाँ इस तरफ वो रसल को तोहफा देते हुए कहते हैं ये पहली बार नहीं है कि हम ड्यूक रसल की मदद ले रहे हैं, ये हमें अच्छा लगेगा कि आप इस तोहफे को खुद खोलें। और फिर रसल जैसे उस तोहफे को खोलने वाला था, उससे पहले उसका पेपर यहाँ पर बाहर निकल आता है, साथ ही में शरबत भी। रसल कंफ्यूज होता है कि आखिर तुम दोनों बाहर क्यों हैं, जबकि मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं। फिर रसल के इन स्पिरिट्स को देखते हुए हिज मैजेस्टी और वो प्रिंसेस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। हिज मैजेस्टी कहते हैं तो जैसा कि मैंने अफवाहों में सुना था, ड्यूक रसल जिसके पास एक स्पिरिट एनिमल है। वहीं उधर से वो प्रिंसेस कहती है कि ये कितनी प्यारी बात है, वो अपने ही जैसी स्पिरिट से रिलेटेड चीज को देखने के लिए बाहर निकला है। रसल उनकी बात सुनकर कहता है कि क्या कहा आपने स्पिरिट? जिसमें कि वो लोग इसे ये बताते हैं कि आज से कई समय पहले केल परिवार को स्पिरिट से प्यार के नाम से जाना जाता था कि हमारा परिवार स्पिरिट एनिमल से कितना प्यार करता है। और हमारे पूर्वज जो थे जिन्होंने एक हाई रैंकिंग स्पिरिट से कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। तो फिर प्लीज इसे खोलिए एज अ स्पिरिट मास्टर होने के नाते। और जहाँ तक हमें लगता है यह तोहफा बिल्कुल आपके लिए ही है। ये वो ऑर्नामेंट है जो रॉयल हेल रूम फैमिली से भेजा गया आगे की जनरेशन में, यानी कि केल रॉयल्टी फैमिली में। और असल इस तोहफे को देखते हुए 4 एलिमेंट को महसूस कर पा रहा था, जो कि थे वाटर, फायर, विंड और अर्थ। तो अब जब ये पावर्स एक साथ मिक्स थी, तो रसल को यहाँ पर यह पता चलता है कि इस तोहफे में स्पिरिट की बेहद ज्यादा एनर्जी मौजूद है। जिसमें रसल हिज मैजेस्टी से कहता है कि क्या ये सही रहेगा मैं इतना ज्यादा कीमती तोहफा अपने पास रख लूं? जिसका जवाब देते हुए हिज मैजेस्टी कहते हैं बेशक तुम रख सकते हो, आखिरकार तुमने कील की कितनी बार मदद जो करी है। और वैसे भी अब हमारे यहाँ पर कोई भी स्पिरिट मास्टर नहीं है, तो हमें यह भी अच्छे से नहीं पता कि इस चीज़ का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा। हमें अच्छा लगेगा कि कॉन्टिनेंट का एक स्पिरिट मास्टर हमारा ये कीमती उपहार अपने पास रखे और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करे। फिर रसल कहता है कि आपका इतना प्यारा उपहार देने के लिए बेहद बेहद शुक्रिया। साइड में खड़ी प्रिंसेस कहती है कि क्या तुम्हें इसका आइडिया है किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ पर शायद मुझे इसका जवाब मिल सके, जहाँ पर मुझे स्पिरिट के बारे में काफी नॉलेज मिल सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं बेटे फॉरेस्ट, जो की होती है एल्फ की ट्री ट्राइब। और यहाँ पर लेडी लो आसमान की ओर प्रेजेंस महसूस करते हुए कह रही थी ये प्रेजेंस तो जानी पहचानी है। वही हम ये देखते हैं कि रसल इनके इस जगह पर लैंड करता है अपने बेहद बेहतरीन विशालकाय पेपर के साथ, और वो आकर इनसे कहता है कि ग्रीटिंग्स लेडी इलो और लेडी रेन। फिर लेडी इलो और लेडी रेन भी काफी सरप्राइज होते हैं रसल को इस तरीके से देख। देन वो उससे पूछते हैं कि तो क्या बात है रसल, आखिर तुम्हें यहाँ पर खींच क्या चीज लेकर आई? जिसमें रसल जवाब देते हुए बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मेरे को कुछ पूछना था। क्या आप लोगों को इस आइटम के बारे में पता है? फिर रसल अपना वो आइटम देता है जो कि उसे उपहार के रूप में मिला था। देन वो आइटम देखते ही लेडी इलो बताती है कि ये एक ऐसा ऑर्नामेंट है जिसमें 4 देवताओं की
4 स्पिरिट देवताओं की ताकत मौजूद है और ये एक इस तरह का पास है जो तुम्हें स्पिरिट रिल्म में जाने की अनुमति भी देता है। और असल स्पिरिट रिल्म का नाम सुनते ही काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने स्पिरिट रिल्म का जिक्र सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट के रिकॉर्ड्स में पढ़ा था। दरअसल आज से प्राचीन रिकॉर्ड्स में ही स्पिरिट रिल्म का जिक्र किया गया था। रसल ये सोचते हुए कहता है कि अब जब ये पास इस वक्त मौजूद है तो जरूर रिल्म के उस दूसरी तरफ कोई ना कोई तो होगा। और ये तो सरासर झूठ ही होगा कि अगर मैं इस चीज के लिए एक्साइटेड ना हूँ तो मैं तो बेहद एक्साइटेड के साथ काफी क्यूरियस भी हूँ। वहीं फिर लेडी लोग कहती है इतने लंबे समय बाद इसे देख रही हूँ, मुझे तो पहले लगा था ये आज से कई समय पहले विलुप्त हो चुके होंगे। देन रसल कहता है कि जिसका मतलब है ये ऑर्नामेंट नहीं, जिसका मतलब है ये पास, इस पास की मदद से मैं रिल्म के अंदर जा सकता हूँ। फिर लेडी लोग कहती है कि नहीं, दरअसल ऐसा नहीं है, तुम इस तरीके से नहीं जा सकते। जिस तरह से एक ड्रैगन को एक मार्शियल दुनिया में आने के लिए एक गेट की जरूरत होती है, वैसे ही एक स्पिरिट रिल्म जाने का भी एक अलग दरवाजा होगा, एक स्पेसिफिक एंट्रेंस। फिर रसल कहता है ओह अच्छा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जिसमें लेडी लोग से बताती है कि एक रास्ता है। एंशिएंट टेक्स्ट यानी कि पुरानी किताबों में ये बताया गया है कि रिल्म का दरवाजा आखिर किस तरीके से बनाया जाता है और उसे पूरी तरह से बनने में 3 दिन लगते हैं। अगर आप चाहे लॉर्ड रसल तो हम अभी से उसे बनाना शुरू कर सकते हैं। जिसमें फिर रसल सोचते हुए कहता है कि मैं स्पिरिट रिल्म में जाना तो भले ही ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है क्योंकि एम्पायर के द्वारा जो अभी वॉर चल रही है वो इस वक्त खत्म नहीं हुई है और हम ये भी नहीं जानते कि अगला कदम उन कल्टिस्ट का क्या होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है मुझे जाने के लिए, इसीलिए मैं आप लोगों से इसके बारे में बाद में पूछूंगा। जिसमें लेडी लोग कहती है कि बिल्कुल, जब तुम्हारा मन करे तब तुम पूछ लेना, हम यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। फिर रसल कहता है मैं यहाँ दोबारा लौटूंगा, फिलहाल के लिए अभी गनेवर पैलेस चलते हैं। और फिर रसल ये कहते हुए वहाँ से अपने पेपर के साथ चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम अंधेरी रात का सीन देखते हैं। कॉर्नवेल फोर्ट्रेस वॉल के पास ब्रिटानिया एम्पायर का सीन, और यहाँ हमें दिखाया जाता है बहुत सारी डेथ नाइट की फौज निकल चुकी होती है और यहाँ वो थैनेटोस पहाड़ों की चोटी पे खड़े होते हुए कह रहा होता है डेथ नाइट्स, स्केलेटन वॉरियर्स, इतना समय लगा कर इन्हें बनाना बेहद फायदेमंद रहा। क्या अब हमें असली युद्ध शुरू कर देना चाहिए? साथ ही में हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि इस थैनेटोस के पीछे रॉड्रिक आर्मस्ट्रांग भी होते हैं अपने मरे हुए रूप में, जैसा कि इस थैनेटोस ने उन्हें बना दिया था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं गनेवर पैलेस का सीन, जहाँ पर रसल टॉप पे खड़े होके सोच रहा होता है कि मुझे पूरे 15 दिन होने जा रहे हैं मुझे वापस घर लौटे हुए। इंपीरियल आर्मी ने दोबारा तो हमला नहीं करा है फिलहाल, और वे सभी इस वक्त नॉर्थर्न बॉर्डर्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें कि अनडेड फोर्सेस और स्केलेटन वॉरियर्स भी मौजूद हैं। खासतौर पर ये बैटलफील्ड में पाए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में एक दिन के अंदर रिपोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सब गायब हो जा रहे हैं। कहीं ये बेहद खौफनाक तूफान से आने की पहली शांति तो नहीं है? अगर इस वक्त कुछ भी ऐसा होता है तो। वहीं फिर रसल यहाँ नीचे देखता है स्पेक्टर के मास्टर आ रहे होते हैं, उन्हें जाकर कहता है आप यहाँ पर कैसे? जिसमें वो रसल को देखते हुए कहते हैं ओह ड्यूक रसल, तुम यहाँ पर? मैंने अभी भी हाल फिलहाल में सुना कि तुमने वॉल्टर पिगरेट को हरा दिया। क्या बात है, तुमने अब तक से 2 सुपर ह्यूमंस को हरा के रख दिया है। जिसमें रसल उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ ये काफी मुश्किल था, लेकिन शायद मैं अनलकी निकला। जिसके बाद रसल उनसे पूछता है कि तो आप यहाँ पैलेस में किस लिए आए हैं? जिसमें स्पेक्टर और के मास्टर उसे बताते हैं मैं बस हिज मैजेस्टी से मिलकर यहाँ से जा ही रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि आसपास जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं तुम उन पे इन्वेस्टिगेट करो। फिर वो बताते हैं कि वास्ट फॉरेस्ट रात में कुछ अजीब हो जाता है, वहाँ का वातावरण काफी बदलने लगा है और उस गांव के जो वासी हैं वहाँ के पानी से बहुत दूषित हो रहे हैं, वो बेहद जल्दी बीमार भी होने लगे हैं और हद तो तब पार हो गई जब वहाँ के जो पेड़ थे वो उन पर हमला भी करने लग गए। ये काफी अजीब बात है और धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में फैल रहा है। जिसमें रसल उनसे कहता है कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है? वहीं स्पेक्टर और मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं तुम शायद अभी अभी वहाँ से लौटे हो, इसीलिए तुम्हें इस बारे में इतना नहीं पता, इसलिए तुम इतने चौंक रहे हो। वैसे भी हमारे पास अभी फिक्र करने के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वॉर जो अभी होने वाला है। और फिर स्पेक्टर और के मास्टर वहाँ से जाते हुए रसल से कहते हैं खैर अगर मुझे कोई चीज के बारे में भी पता लगेगा तो मैं उसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा, जब तक के लिए फ्लेम टावर मास्टर को मेरा हेलो कहना। और फिर स्पेक्टर और के मास्टर के चले जाने के बाद यहाँ पर रसल सोच रहा होता है कि क्या नेचुरल डिजास्टर्स इतने ज्यादा हो रहे हैं कि वॉर को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा? कहीं ये भी तो उन एम्पायर की साजिश तो नहीं है? लगता है मुझे इन सब के बारे में खुद ही पता लगाना पड़ेगा। देन फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रसल लाइब्रेरी में कई किताबें पढ़ रहा होता है और वहीं ये कहता है कि कुछ तो अजीब है। यहाँ मैंने रीसेंट डिजास्टर से रिलेटेड कई किताबें पढ़ ली, लेकिन फिर भी मुझे कोई चीज ऐसी नहीं पता चली जो कि उन कल्टिस्ट से मिली जुली हो। अगर यहाँ पर काला जादू यूज किया गया होगा, जरूर कुछ ट्रेस उठे ही होंगे या फिर उन्हीं के साथ रेसिडल माना भी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो क्या इस चीज में वाकई में उन कल्टिस्ट का हाथ नहीं है? रसल ये पेपर्स पढ़कर ये कह रहा था कि तभी उसके वहां से पेपर समॉन होता है, खासतौर पर बिना रसल के बुलाए, और काफी ज्यादा पेपर यहाँ हड़बड़ी में होता है, जिसमें रसल कहता है कि क्या हो गया पेपर अचानक से। पेपर यहाँ पर काफी ज्यादा आवाजें कर रहा था, जिसमें रसल उसे कहता है कि शांत हो जाओ पेपर और आराम से बताओ, क्या स्पिरिट रिल्म में कुछ हुआ है? तो यहाँ पर हमें ये बताया जाता है नॉर्मल स्पिरिट रिल्म जो है उसके अंदर एक बेहद ज्यादा खतरनाक मौजूद चीज हो रही है, और इसी के साथ साथ ये बाहर की दुनिया यानी कि मार्शल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। तो अगर स्पिरिट रिल्म के अंदर कुछ चीजें हो रही है वो असल की दुनिया में भी बाहर होना शुरू हो गई है, और ये इफेक्ट धीरे धीरे करके पूरे कॉन्टिनेंट में फैलता जा रहा है। तो जो भी चीज स्पिरिट रिल्म के अंदर हो रही है तुम्हें उसे सुधारनी होगी रसल, ऐसे मिशन स्क्रीन में बताया जाता है। वहीं रसल ये सब जानने के बाद सोचता है कुछ बेहद अजीब हो रहा है स्पिरिट रिल्म के अंदर, और वो इफेक्ट कर रहा है बाहर की अस्तित्व की दुनिया में, जिसका साफ साफ मतलब है इस वक्त जो डिजास्टर्स वगैरह हो रहे हैं वो शायद इसी वजह से हो रहे हैं। अब जाकर रसल को यहाँ पर बात समझ आती है, स्पिरिट रिल्म के अंदर कुछ बेहद खौफनाक चीजें हो रही थी जिस वजह से बाहर के कॉन्टिनेंट में भी बुरा असर पड़ रहा था।